महंगाई बढ़ती रही, बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, देश जलता रहा, बेटियों की आबरू लूटती रही। कोरोना महामारी हो या फिर मणिपुर हिंसा, लोग तड़प तड़प कर घूट घूट कर दम तोड़ते रहे। किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, सड़कों पर बैठे सम्मान और हक की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन नेताओं को सियासी रोटियां सेकने, विदेश घूमने, नाचने गाने, खाने पीने और हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने से फुर्सत नहीं मिली। इतना ही नहीं, इस जालिम सरकार ने बेजुबान जानवरों तक को नहीं छोड़ा। 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और अब हर वक्त इस बात की चर्चा है कि आखिरकार अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। लेकिन इससे भी बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर जनता क्या चाहती है। इस बार क्या जनता एक बार फिर से धर्म, जात पात, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देगी या फिर नेताओं से पूछेगी ये सवाल कि अगर मैं तुम्हें वोट दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, आखिरकार मैं तुम्हें वोट क्यों दूं, अगर मैं तुम्हें वोट देता हूं तो तुम मुझे रोजगार दिलाने के लिए क्या करोगे, मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए आखिरकार तुम क्या करोगे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आखिरकार तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें आखिरकार वोट क्यों दूं। क्या इस बार जनता पूछेगी नेताओं से सवाल। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस खास प्रोग्राम 87 सवाल में। तो देखा आपने, ये है नए इंडिया की तस्वीर, नहीं भारत की तस्वीर, क्योंकि अब इंडिया और भारत पर भी जंग शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है दर्शकों कि क्या आखिरकार इंडिया और भारत को लेकर इस वक्त जो बहस छिड़ी हुई है, क्या वो सही है? जल्दी फैसला कर लीजिए, इंडिया या फिर भारत। आप किसे चुनेंगे? क्योंकि आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तब आप क्या कहेंगे, किसे चुनेंगे? आप आखिरकार किसका साथ देंगे? और क्या वाकई भारत और इंडिया एक है? और अगर नहीं तो फिर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दरअसल दर्शकों, ये तस्वीर है G20 शिखर सम्मेलन की, जो अभी हाल ही में हुआ है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है और आपने भी इस तस्वीर को देखा ही होगा। लेकिन अब आपको एक और तस्वीर देखने की जरूरत है। ये तस्वीर भी आप सभी ने देखी होगी, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल आपको बता दें, ये तस्वीर साल 2022 की है। साल 2023 में इंडिया ने G20 की मेजबानी की और साल 2022 में इंडिया, जो कि अब भारत बन चुका है, वो मेहमान के तौर पर इंडोनेशिया में इस सम्मेलन में शामिल होता हुआ नजर आया। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिरकार पहले इंडिया और अब भारत क्यों? इतना बड़ा बदलाव इतनी तेजी से आखिरकार क्यों हो गया? क्या आपने इस बात को समझने की कोशिश की? दरअसल दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बदलाव की वजह एक ऐसी बड़ी चीज है जो हर किसी को हैरान कर देगी। आपको भी इस तस्वीर को देखने के बाद समझ आ ही जाएगा। दरअसल दर्शकों, विपक्ष का दावा है कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष की ताकत से डर चुके हैं और इतना ज्यादा डर चुके हैं कि अब वो इस नाम को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं और अब वो देश के नाम तक को बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। देखिए जरा। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं।
सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं, और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है, और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ यह संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो यह शगुफा क्यों छोड़ा गया? यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है, तो असली नाम से पुकारने पर इतराज क्यों? किस बात का इतराज? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ, हमारे किसी भी
वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहां पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, वह इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस I.N.D.I.A वालों का करने वाली है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि मोदी सरकार ने जितनी फुर्ती इंडिया को भारत करने में दिखाई, अगर इतनी फुर्ती मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए दिखाई होती तो शायद आपको और हमें कभी भी ये तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। इतना ही नहीं, मणिपुर हिंसा पर जब विपक्ष ने सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि 80 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, मणिपुर की जनता आग में झुलसती रही, जनता लगातार कभी राज्य सरकार तो कभी केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद लगाती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाती रही कि वो आएंगे और मणिपुर के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आखिरकार मजबूरन विपक्ष को एकजुट होना पड़ा और संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और उम्मीद की कि अब प्रधान सेवक होने के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसका इंतजार मणिपुर की जनता कर रही थी। तब आखिरकार क्या बोलते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए अपने 2 घंटे और 14 मिनट के भाषण में, सुनिए जरा। और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया? पता नहीं, कलकत्ता से कोई फोन आया हो। सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ये भी बोलते नजर आए, अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। देखा अपने दर्शकों और सुना भी। अब सवाल ये है कि जब मोदी सरकार के मंत्री जनता से वोट मांगने जाएंगे तो आखिरकार उनसे क्या कहेंगे, आखिरकार किस बात का भरोसा दिलाएंगे, किन मुद्दों पर उनसे वोट मांगेंगे, क्योंकि 9 साल के कार्यकाल में ना तो गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए और ना ही 100 स्मार्ट सिटी बन पाई।
हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलना तो दूर, युवा बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जान देने पर मजबूर हो गए। रियल इकोनॉमी नहीं बन पाई। बेटियां रात में तो क्या दिन में भी महफूज नहीं है। 4 गुना तेजी से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती रही। जिस तरह से लगातार देश और ज्यादा पिछड़ता गया और अब मोदी सरकार खुद को विश्व गुरु बनाने में मशरूफ है। सवाल दर्शकों लगातार ये उठ रहा है कि 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, जो कुछ भी भरोसा जनता को दिलाया, क्या वो भरोसा आज भी कायम है? और अगर नहीं है तो फिर आखिरकार क्यों जनता लगातार सवाल पूछ रही है? और क्या जब इस बार यानी कि साल 2024 के चुनाव के लिए जब मंत्री घर घर वोट मांगने जाएंगे तो क्या जनता नेताओं से ये वो 5 सवाल पूछेगी जो हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए मेरे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी